नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। बड़ी बहस में आज बात होगी लोकसभा चुनाव से पहले सभी दलों की तैयारियों को लेकर। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर ली हैं। दिल्ली में बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन जारी है, जिसमें पार्टी के देश भर से 11,500 से ज्यादा पदाधिकारी जुटे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की इस बैठक में लोकसभा चुनाव में जीत के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। साथ ही बीते 10 साल की सत्ता के दौरान लिए गए पार्टी के बड़े और निर्णायक फैसलों पर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया जाएगा। बड़ी बात है कि हर लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी एक बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन करती है। 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले भी बीजेपी ने रामलीला मैदान में बैठक की थी, जहां नरेंद्र मोदी का ऐसा ऐतिहासिक भाषण हुआ कि 30 साल के बाद पहली बार भारत में एक स्थायी सरकार बनी है। इसी तरह 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले फिर से रामलीला मैदान में पार्टी ने राष्ट्रीय अधिवेशन किया था और ज्यादा संख्या में जीत के साथ केंद्र में फिर से बीजेपी की सरकार बनी थी। लिहाजा 2024 में भी बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन जारी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही है, जिसको भी यूपी में समर्थन मिल रहा है, ऐसा तस्वीरें कह रही हैं। जबकि बात समाजवादी पार्टी की करें तो पीडीए यात्रा के बाद राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवारों को लेकर घमासान मचा हुआ है। सपा विधायक पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले के तहत उम्मीदवारों पर सवाल उठा दिए हैं और साथ ही अपनी नाराजगी भी जताई है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि जमीन पर सबसे मजबूत पार्टी बीजेपी अपनी तैयारियों को तेजी से धार दे रही है, जबकि विपक्ष की कितनी तैयारियां हैं और वो क्या तैयारियां हैं जिससे बीजेपी को वो सियासी मैदान में शिकस्त दे सकें। इन्हीं तमाम सवालों पर एक बेहद खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले और सभी पार्टियों की प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाते हैं और रिपोर्ट भी दिखाते हैं। एक तरफ किसान सीमा पर धरने पर बैठे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी कितनी बेशर्मी के साथ बैठकें कर रही है, फूलमाला चला रही है। किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, किसानों की जान जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र दिखाता है कि 2021 से एमएसपी पर गारंटी का कानून नहीं ला पाए और जबकि अपने मित्र उद्योगपति मित्रों के लिए सब कुछ करते रहे। आखिर क्यों प्रधानमंत्री जी, आप तो गरीब की बात करते हैं। आज इस देश में गरीब की आमदनी 27 रुपए रोज है और आपके उद्योगपति मित्र की आमदनी 1600 करोड़ रुपए रोज। इतनी आर्थिक असमानता क्यों? श्री राहुल गांधी जी उसी अभियान को लेकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। इस देश में युवाओं को न्याय नहीं मिला, बेरोजगारी है, किसानों को न्याय नहीं मिला, दुगनी आय नहीं हुई, किसानों की जान गई, सरकार सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम कर रही, आर्थिक असमानता है, नारी को न्याय नहीं मिला, सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है और श्रमिक को न्याय नहीं मिला। हम इसलिए यात्रा निकाल रहे हैं, भाजपा को इस पर जवाब देना होगा। समाजवादी पार्टी का संगठन सबसे ज्यादा मजबूत है, ग्राउंड लेवल पे हमारा पूरा काम एकदम तैयार है और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम करने जा रही है इंडिया गठबंधन के साथ। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी अधिवेशन में बोलेगी क्या? क्या वो ये बोलेगी कि हम किसानों के आंदोलन को किस तरह से और कुछ लेंगे, या वो चंडीगढ़ के जो मेयर का चुनाव है जिस तरह से धांधली हुई, बेमानी हुई, उस तरह से वो चुनाव जीतना चाहते हैं, या जिस तरह से लोगों पे अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, सीमाओं की समस्या है, आतंकवाद की समस्या है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के पास आज कोई जवाब नहीं है। क्या वो ये बोलेंगे कि हम धर्म और जाति की जिस तरह से हम घृणा पूरे हिंदुस्तान में फैला के जो सद्भाव है उसको बिगाड़। तो पॉलिटिकल रिएक्शन आप सुन रहे हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह है, राघवेंद्र जी आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता नेहा यादव है, नेहा जी आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार के विश्वदेव राव हैं, राव साहब आपका स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है मनीष जी। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो से डॉक्टर राजीव शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर राजीव शर्मा आपका स्वागत है। राघवेंद्र जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं, बहुत जल्दी से आपके पास आते हुए, चूंकि राष्ट्रीय अधिवेशन आप लोग कर रहे हैं एक बार फिर से, इस बार क्या लक्ष्य राघवेंद्र जी? हम जो लक्ष्य है 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य है और केंद्र में 400 का लक्ष्य है एनडीए का। और भारतीय जनता पार्टी जैसे माननीय मोदी जी ने कहा 370 का लक्ष्य है हमारा, और निश्चित रूप से हमारा जो है इसी के आसपास परिणाम आएगा। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो चाहे यहाँ समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस हो,
तीनों ने तर्कस और बाण सब रख दिए हैं। अब लड़ने की मुद्रा में बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। वो जान गए ये चुनाव उनके हाथ से निकल गया है। अब ये 2026 की तैयारी कर लें, 24-28 की, अगले लोकसभा चुनाव में। अब ये आए क्योंकि आज की तारीख में वातावरण इनके पक्ष में नहीं है। अब ये कोई पीडीए यात्रा निकाल रहा है, कोई यात्रा निकाल रहा है। देखिए, व्यवहारिक बात ये होती है राजनीति में, अगर आपके पास जनता की विश्वसनीयता है तो आपको कोई यात्रा निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जनता आपकी बातें ध्यान से सुनेगी और आपको मत देगी। लेकिन पिछले उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, उसको लेकर के आज तक के परिणाम ये बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता ने, ये जितने भी राजनीतिक दल हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सबको सिरे से नकार दिया है। उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बने थे, तब से आज तक का उनका परफॉर्मेंस देख लीजिए। 2012 में मुख्यमंत्री बने तो उसको बाद से लेकर के जितने लोकसभा चुनाव हुए, जितने विधानसभा चुनाव हुए, जितने नगर निकाय के चुनाव हुए, जिला पंचायत के चुनाव हुए, 2 लोकसभा के चुनाव आजमगढ़ रामपुर हुए, उसमें सभी में धराशायी हुए हैं। और परिणाम जो है इस बार भी इसी के आसपास उत्तर प्रदेश में आने वाला है। नेहा यादव जी, राघवेंद्र जी कह रहे हैं तरकश और तीर सब आपने हथियार डाल दिए हैं, क्या तैयारी है समाजवादी पार्टी की के अंदर से जो खबरें हैं वो कुछ बेहतर परिणाम नहीं बता रही हैं? देखिए, मुझे लगता है राघवेंद्र जी को अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। आज देश परेशान है, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, गरीब की आमदनी खत्म कर दी गई है और अपने अमीर मित्रों को और पैसा दिया जा रहा है। तो सरकार जो है वो जन मुद्दों पे जवाब नहीं दे सकती, इसलिए सरकार कहीं ना कहीं पीछे हट रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनको अभी बहुत तारीफ कर रहे थे राघवेंद्र जी, मैं साफ करना चाहती हूँ कि मोदी जी इतना बड़ा चेहरा है, इतने बड़े नेता है, तो उन्हें 40-40 पार्टी के गठबंधन करने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं अकेले ही ले चलते हैं, लेके लड़ते हैं? और दूसरा, पीडीए की बात करें, पीडीए में हमारे पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सभी साथी हमारे साथ हैं और समाजवादी पार्टी 80 की 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से जीतेगी। अभी आपको लग रहा है माहौल आपके पक्ष में है, ऐसे ही आपको चंडीगढ़ में क्या जरूरत पड़ गई बेईमानी से चुनाव जीतने की, वो पूरे देश ने देखा है। और अभी भी आप बेईमानी करने पे उतारू होंगे। चुनाव आने दीजिए, आपके बड़े बड़े सांसदों के जिनके टिकट कटेंगे, समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर टिकट मांगने को लाइन लगाएंगे। आप समय आके देखने दीजिए। आज आप महंगाई पे जवाब दीजिए। जनता महंगाई से परेशान है। 400 रुपए का सिलेंडर जो मिलता था, आपने 903 रुपए का कर दिया है। जनता बेरोजगारी से परेशान है। 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था 2014 में, आज तक पूरा नहीं किए। 15 लाख की तो मैं बात ही नहीं करूंगी क्योंकि आपके खाते में भी नहीं आया होगा। और जो बात पे आप धर्म को लेके बीच में आते हैं, इसको लाना बंद कर दीजिए, क्योंकि जनता आपको समझ चुकी है कि धार्मिक ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति को अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है, के विश्वदेव राव जी, आपके पास अब मैं आ रहा हूं। राजनीतिक पिच पर एक लंबी पारी के बाद एक बार फिर से एक बड़े स्तर पर तैयारी बीजेपी अपनी कर रही है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अब बाकी जो दल हैं वो भी अपनी तैयारी में हैं। लेकिन पूरा जो सिनेरियो बन रहा है सभी दलों की तैयारियों का, इसको आप कैसे देख रहे हैं? पराग भाई, कुछ चीजें इसमें जो उत्तर प्रदेश में हो रही है खास तौर पे वो देखने लायक होंगी। 19 तारीख को यहाँ पर एक आयोजन है उत्तर प्रदेश सरकार का, जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जिसे कह रहे हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज उत्तर प्रदेश में तलाशते हैं। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी, अखिलेश यादव की एक ज्वाइंट रैली जो हो रही थी, काफी दिन से प्रस्तावित थी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत, वो भी 19 तारीख को अमेठी में है और 20 तारीख को रायबरेली में है। तो इन दोनों का चुनाव पर, आने वाले चुनाव पे बहुत गहरा असर छोड़ेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति के हिसाब से। दूसरा, जो बीजेपी की कार्यकारिणी जो चल रही है, बैठक जो चल रही है दिल्ली में, उसमें जो प्रस्ताव हुए हैं कि 370 वोटर और बढ़ाने पर बूथ, तो ये टारगेट जो 370 का है, इसको पूरे देश में मोदी जी और भाजपा प्रचारित कर रही है कि और मोराल डाउन कर रही है। और बीते कुछ दिनों में जो एक घटनाक्रम और हुआ था कि कांग्रेस पार्टी पर इनकम टैक्स की रेड हो गई, और इनकम टैक्स की रेड क्या कहूं, कि इनकम टैक्स के खाते सीज कर दिए। तो वो भी एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट है जो बहुत प्रसार में आ रहा है। एक तीसरा पॉइंट बहुत बड़ा ये हो रहा है कि कुछ चर्चाएं आ रही हैं कि मध्य प्रदेश के एक बहुत सीनियर नेता हैं कमलनाथ जी, उनका भाजपा ज्वाइन करने की बात हो रही है। यहाँ उत्तर प्रदेश में कई एक विधायक हैं, जो इंडिया न्यूज की भी खबर है कि इंद्रजीत विधायक है, उनका भी बीजेपी में जाने का है, और कांग्रेस में कई विधायक जाने वाले हैं। तो ये सब चर्चाएं हैं जिनका निष्कर्ष मेरे ख्याल से 19 या 20 तारीख के बाद ज्यादा बेहतर
चलिए, लोग मनीष दिखाई अग्रवाल देंगे। जी कैसे एनालिसिस कर पा रहे हैं सर सभी पार्टीज की तैयारियों का? देखिए, अगले अगले हफ्ते में माननीय प्रधानमंत्री जी 2 बार उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। 19 तारीख को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में और उसके बाद वाराणसी में। तो बीजेपी जो है वो अपनी तैयारियों को दिखा रही है, कर रही है। आज जैसे आप जिक्र कर रहे थे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो रही है, तो उनके पास एक एजेंडा है, 370 जीतनी है, कैसे जीतनी है, वो उस पर वर्किंग कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अभी भी यूपी में यात्रा में है, रैली में है, कैंडिडेट्स का डिक्लेरेशन नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, कोई फिक्स पॉइंट्स नहीं है। और जो अभी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जिन इश्यूज को बोल रहे थे, इन इश्यूज पे तो इन्होंने 19 का चुनाव भी लड़ा था, 14 में भी यही चुनाव थे। आपको कोई ऐसा मुद्दा ढूंढ के लाना होगा जो जनता के निकट हो, जिसको आप जनता तक पहुंचा सकें और ये समझा सकें कि क्या अभी तक नहीं हुआ था जो हम कर पाएंगे। उन मुद्दों महंगाई, को उठाना। बेरोजगारी, नेहा शिक्षा, जी आऊंगा स्वास्थ्य, आऊंगा रोजगार, सेकंड क्या राउंड में ये आऊंगा, जनता थोड़ा के सा रुकिए मुद्दे प्लीज। नहीं है? पहला राउंड कंप्लीट होने दीजिए, ठीक है। जनता का मुद्दा चलिए, मैं क्या डॉक्टर राजीव शर्मा जी के पास अब चल रहा हूं। राजीव शर्मा जी, एक लंबा आपका अनुभव रहा है, आप तमाम राजनीतिक दलों को देख रहे हैं, तैयारियां जो अपनी अपनी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 370 का जो आंकड़ा दिया है, अब उसको बुझाने में बीजेपी लगी हुई है। 370 वोटर कैसे बढ़ाने हैं, बूथ स्तर पर इस पर फोकस किया जा रहा है। तमाम जो तैयारियां चल रही हैं, गठबंधन की बात हो रही है, अधिवेशन हो रहे हैं, रैलीज हो रही हैं, कैसे इन सबको आप देख रहे हैं? देखिए पराग, सबसे बड़ी बात यह है कि हम कितने ही मुद्दे बना लें, कितने ही सारी चीज़ें दे दें, हम 370 वोटर बना लें, मतलब ये हम पब्लिक में अपने कार्यकर्ताओं में चीज़ें फेंक रहे हैं। एक चीज़ हमें ध्यान देनी चाहिए हमेशा, वो ये कि आम पब्लिक क्या सोच रही है। ये जितने भी सारे लोग जानते हैं कि विपक्ष के नाम पर कुछ नहीं है जी, उत्तर प्रदेश में भी, पूरे देश में भी, साउथ को छोड़ दीजिए, विपक्ष के नाम पर कुछ चीज नहीं है। अब सवाल यह आता है कि जो आम वोटर है, आप केवल दिल्ली एनसीआर के आसपास का देख लीजिए, मैं केवल दिल्ली एनसीआर का आपको उदाहरण देना चाहूंगा। यहां जो उन्होंने काम किए हैं, क्या वो दिल्ली एनसीआर के ग्रामीणों को, किसानों को अच्छे लग रहे हैं? भीतर ही भीतर करंट है कि इस समय जितने भी किसानों की जमीनें ली गई हैं, उनका सही से मुआवजा आज तक नहीं दिया गया है। मुआवजा दे दिया गया है, लेकिन जो प्लॉट एडजस्टमेंट होता है वो आज तक नहीं किया गया है। इसका बहुत बड़ा, दिल्ली एनसीआर की बात मैं बता रहा हूं, और भी चीज आगे बहुत सारी चीजें हैं, उसको लेकर के जो दिल्ली एनसीआर का किसान मतदाता है, उसमें बहुत रोष है। इसके अलावा एक चीज और भी है पराग, हमें कभी भी फील गुड में नहीं रहना चाहिए जी। ठीक है, विपक्ष नहीं है, लेकिन विपक्ष नहीं है इसका मतलब यह नहीं है कि आम मतदाता का जो मन है वो बिल्कुल शांत होकर बैठ गया है। अगर वो वोटिंग के लिए नहीं निकला तो बीजेपी के लिए दिक्कत हो सकती है। हां, इतना जरूर है कि बीजेपी ने अपने लिए एक रोड मैप तैयार किया है, उसका एक रोड मैप है। समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का कोई रोड मैप नहीं है। समाजवादी पार्टी में या दूसरे कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, और ये जो भगदड़ है, जो ये पीडीए कहते हैं, पीडीए तो इनका जिस तरीके से इंडिया अलायंस खत्म हो गया, इस तरीके से पीडीए भी नाम की कोई चीज नहीं है। ये दुर्भाग्य है इस समय कि विपक्ष कुछ भी नहीं बचा है। नेहा जी बताइए, आप कई सारे मुद्दों को अभी गिना रही थी, इससे पहले भी चुनाव में आपने उन तमाम मुद्दों को गिनाया। जनता भरोसा क्यों नहीं कर पा रही आप लोगों के ऊपर? पीडीए की बात आप कर रहे हैं, उधर आप ही के पार्टी के नेता आपके गठबंधन के साथी आपसे अलग हो जा रहे हैं, आप कह रहे हैं पीडीए की बात तो कर रहे हैं, जमीन पर कहां है पीडीए? कि पराग जी, पीडीए का अर्थ पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ साथ पीड़ित दुखी अगड़े भी हैं, आधी आबादी भी है, और इस राज्यसभा के चुनाव में साफ दिख भी रहा है। और हमारे जो 16 प्रत्याशी घोषित हुए लोकसभा में, उसमें भी पीडीए साफ नजर आ रहा है। इससे मुझे लगता है कोई हास्यास्पद बात नहीं मैंने कही है। हो सकता है समाजवादी पार्टी के बारे में अन्य लोगों को ज्यादा अनुभव नहीं हो, पार्टी के बारे में नहीं पता हो, इसलिए मैं साफ करना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों पर लड़ रही है, और जनता हमारे पैनल पर बैठे हर एक गेस्ट यहाँ पर अनुभवी हैं, और वो अपने अनुभव के आधार पर ये बता रहे हैं कि आप जिन मुद्दों को जनता के बीच में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं इतने लंबे वक्त से, चल क्यों नहीं पा रहे? सवाल ये है ना, 71% बढ़ गया, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। डीजल का दाम 64%। नेहा जी, सवाल तो वही है मेरा, जनता क्यों नहीं समझ पा रही है इन मुद्दों को? 50% बढ़ गया, हम उस पर लड़ाई लड़ रहे हैं। पराग, इनसे सवाल क्यों इतना पूछ लीजिए कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य
पल्लवी पटेल और अब इंद्रजीत, ये क्यों अलग हो रहा है? जैसे ही सवाल पूछ चलिए नेहा जी, मैं बहुत छोटा एक रिएक्शन चाहूंगा। राजीव जी ने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया। प्लीज एक मिनट सवाल सुन लीजिए। बड़ा वैलिड पॉइंट राजीव जी उठा रहे हैं। जो नेता स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि साहब मैं कोई बयान देता हूं तो ये मेरा निजी बयान हो जाता है, पार्टी का कोई और नेता बयान देता है, पार्टी की विचारधारा होती है। अब वो आपके साथ नहीं है, पल्लवी पटेल आपका साथ नहीं दे रहे हैं। ये नेता जो आपके भरोसेमंद हैं, ये आखिर क्यों आपके साथ नहीं है? पराग जी, मैं वरिष्ठ पत्रकार और जो हमारी पार्टी पे सवाल उठाए मैं उसका जवाब दे रही हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ थे, हमारे साथ हैं और हमारे साथ रहेंगे। उन्होंने, हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, हमारी पार्टी में आंतरिक बातचीत करने का मौका दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की तरह डर और दहशत में नहीं रखा जाता कार्यकर्ताओं को। स्वामी जी के साथ में हम सब हैं, हम सभी उनका सम्मान करते हैं और उन्होंने जो भी मुद्दे उठाए, समाजवादी पार्टी का इंटरनल मामला है, हम उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि देख लेंगे। जो देश के मुद्दे बड़े हैं, सवाल और बात उन पे होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो दूसरों का मुद्दा नहीं है। एक छोटा सवाल, राजीव जी एक बात अपनी पॉइंट रखना चाहिए। एक छोटा सवाल आऊंगा आपके पास। एक छोटा सवाल, ठीक है, पार्टियां लेकर के गए, इनके यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है, तो ये बताइए कि मुलायम सिंह को धक्का देकर के खुद कुर्सी पे बैठ गए और शिवपाल चचा जो जिंदगी भर ऐसा है, उल्टा सीधा बोलेंगे ना तो दरिया उठाते रहे, उनको दरकिनार कर दिया गया। हमारे यहाँ आडवाणी जी की तरह घर नहीं बैठा दिया गया है। ठीक है, आप पहली बात तो अपने शब्दों पे लगाम दीजिए। श्रद्धेय नेताजी, माननीय नेताजी आज हम सबके बीच नहीं है। उनकी बनाई हुई पार्टी, उनकी दी हुई विचारधारा आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी नेतृत्व कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में हजारों करोड़ों नौजवान और पीडीए के लोग उनके साथ खड़े हैं। अनाप शनाप अनशन बोलने के पहले अपनी पार्टी के कोई अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा, ना कर रहा है। ठीक है, अटल जी का ठीक है। चलिए मैं राघवेंद्र जी के पास अब नेहा जी जा रहा हूँ। राघवेंद्र जी ठीक है नेहा जी, अब लौट कर आऊंगा आपके पास। प्लीज थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा रुकिए। ठीक है नेहा जी, हो गया। ठीक है नेहा जी, अब थोड़ा सा रुकिए। राघवेंद्र जी बताइए, मुद्दे बहुत सारे हैं। अभी देखिए राजीव जी ने भी कई सारे मुद्दों का जिक्र किया, नेहा जी ने जिक्र किया है। उन मुद्दों पर आप कैसे काम करके जनता को समझाने का प्रयास करेंगे? चुनाव नजदीक है, किसान फिर से खड़ा हो गया है। नहीं, जैसे ये अभी हमारी नेहा जी बता रही थी कि जोशी जी को सम्मान नहीं मिला। अरे जोशी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, रह चुके अटल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब तो घर बैठा दिया आपने। माननीय आडवाणी चलिए ठीक है, आप चर्चा उस पर हम नहीं कर रहे हैं। जो चर्चा कर रहे हैं उसी पर लौट कर आइए प्लीज थोड़ा सा रुकिए। राघवेंद्र जी अपनी बात लाइए, सवाल पर आइए प्लीज। ठीक है नेहा जी प्लीज राघवेंद्र जी बोलिए। बताना चाहता हूँ, आपने कई लोग यहाँ पर अनऑफिशियल स्पोक्सपर्सन भी बीजेपी के समीकरण के आधार पर राजनीति करती रही है। माननीय राजनीति कर रही है। मुस्लिम यादव की बात पे आप नेहा जी सुन तो लीजिए दूसरों को कम से कम प्लीज। सवाल पे आपको पेट नेहा यादव जी ऐसा नहीं चलेगा ना। देखिए चर्चा ऐसा नहीं हो पाएगी। फिर आपने अपनी बात रखी, कोई बीच में नहीं बोला, आपको सुनना पड़ेगा। आप थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा रुकिए। अरे एमआई पर भी राजनीति करना आप लोगों ने, आप पीढ़ी लेकर आगे तो सुनो प्लीज। ठीक है राघवेंद्र जी, दलित अल्पसंख्यक नहीं नेहा यादव जी का ऑडियो डाउन करिए प्लीज। ऐसे नहीं चलेगा, प्लीज ऐसा नहीं चलेगा। चर्चा डिटेल मत करिए। राघवेंद्र जी मुद्दे पर आइए बहुत जल्दी से। लंबे समय तक राजनीति करती रहे। उत्तर प्रदेश की जनता इनसे पूछ रही है, भाई इन्होंने मुस्लिम यादव को दिया क्या? नया सुगुफा लेकर के चले आए। जब 2022 में इनका धूल दूसरी हो गए, उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी पीडीए लेकर के आ गए। इससे पराग जी से पूछा था अखिलेश यादव से, पीडीए का मतलब क्या है? हमने 55 लाख महिलाओं को अखिलेश यादव खुद सहमत नहीं थे उनके एक्सप्रेस में दिया। आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के हमने 18 लाख हमने पोषण मिशन योजना दी, हमने क्या दिया पहले ये बताइए। पराग जी, लोगों को सिखाया जाता है अगर न बोल सको तो डिबेट पर डिस्टर्ब करिए, इनका ऑडियो डाउन कर दिया करिए। सबसे बेहतर तो ये है। आप मुद्दे पर नेहा यादव जी बहुत हो गया प्लीज। अब थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, बाकी लोग भी हैं ना, बाकी लोग को भी आपको सुनना पड़ेगा। आपको अपनी बात रखनी है तो राघवेंद्र जी मुद्दे पर आइए। सवाल ये कि आपके ऊपर भी कई सारी उंगलियां उठी। नेहा यादव जी ये तरीका गलत है आपका तरीका गलत है। प्लीज आप अपनी पार्टी का पक्ष ऐसे नहीं रख सकती है ना प्लीज।
जनता आप लोगों को मुद्दे पर सुनने के लिए बैठी है, आप मुद्दे से भटक जा रहे हैं, फिर कैसे चर्चा हो पाएगी? राघवेंद्र जी बहुत जल्दी से आइए। किसानों की बात पे अरे मैंने सवाल पूछ लिया ना नेहा जी, सवाल पूछ तो लिया मैंने, अब जवाब तो सुनिए ना आप। अब किसानों की बात मैं कर रहा हूँ, जरा जवाब देने दीजिए। याद करिए जो ये उत्तर प्रदेश में जो पिछली बार पंजाब के बॉर्डर पर जो किसान बैठे हुए थे, योगेंद्र यादव का आपका क्या बयान था? उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, योगेंद्र यादव जी कहते हैं मैंने पिच तैयार कर दी थी, अखिलेश यादव उस पिच पे नहीं खेल पाए तो मैं क्या करूं? तो सीधा सीधा अंगुली जाती है कि ये जो है राजनीतिक धरना प्रदर्शन था, कोई इसमें किसानों का भूमिका नहीं थी। दूसरी बात, आज की तारीख में जो किसान वहां पर बैठे हुए हैं, नए नए ट्रैक्टर लेकर के आए हैं, उसको बुलडोजर बनाए हुए हैं, शराब की बोतलें मिल रही हैं, तलवारें लेकर के आए हैं, देश में भारत विरोधी नारे लग रहे हैं, ये क्या किसान है? चलिए ठीक है, मैं राहुल साहब के पास अब जा रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को रुकना होगा प्लीज। किसानों के खिलाफ राघवेंद्र जी और नेहा यादव जी, आप दोनों थोड़ा सा धैर्य रखिए। ठीक है, हो गया, प्लीज रुकिए। अरे रुक जाइए थोड़ा सा प्लीज। राव साहब, ये मोह भंग क्यों हो रहा है समाजवादी पार्टी से नेताओं का? मंत्री को पार्टी से कम निकाल रहे हैं। नेहा यादव जी ये सुन लीजिए प्लीज, दूसरे लोगों को भी सुनिए। ऐसे कैसे चर्चा हो पाएगी? ये तरीका बहुत गलत है आपका, प्लीज। किसानों को एमएसपी नेहा यादव जी ऐसे नहीं हो पाएगा ना, प्लीज थोड़ा सा रुकिए। राव साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। राव साहब, मुंह भंग क्यों हो रहा है समाजवादी पार्टी से? जो नेता समाजवादी पार्टी की विचारधारा कहकर खूब बयानबाजी कर रहे थे, पानी पी पी के बीजेपी को कोस रहे थे, अब अपनी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। पराग भाई देखिए, कुछ मुद्दे समझने पड़ेंगे कि मुद्दे क्या हैं क्या नहीं है। बीजेपी जो जो मुद्दे उठा रही है उनका जवाब कहीं ना कहीं विपक्ष दे नहीं पा रहा है। दिक्कत ये हो रही है, श्वेत पत्र लाए इनके फाइनेंशियल बातों पे, उसका जवाब आज तक कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक मूक प्रदर्शन करके लोकसभा के सामने और पार्लियामेंट के सामने उसने कहीं प्रचार नहीं किया कि बीजेपी ने जो पॉइंट उठाए कि इन्होंने इस समय कोयला घोटाले में किया, 2G में किया, कई मुद्दे उठाए, उनका जवाब कोई सीक्वेंस वाइज नहीं दे पाए। पहली चीज तो ये। दूसरा, नेहा यादव जी कुछ बातें बोल रही हैं कि अघोषित प्रवक्ता, ये बातें शोभा नहीं देती हैं आपको नेहा जी। मैं कहूंगा कि आप पहले समझिए, हर किसी का अपना मत होता है, हर किसी की अपनी सोच होती है। जो टीवी डिबेट पे आता है वो यही वो लिखित में आता है कि भाई भाजपा का है या कांग्रेस का है, और राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार जब आते हैं तो अपने हिसाब से जो उनका आकलन है वो बताते हैं। तो सुनना भी सीखिए पहले। बताते हैं जी सुन लीजिए, मैं सुन रही हूँ ना। एक तरफा तो नहीं सुनेंगे ना, एक तरफा नहीं सुनेंगे। अगर आप मेरा नाम लेकर के मुझ पर टिप्पणी करेंगे तो एक तरफा नहीं सुनेंगे। मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको आप मेरा नाम लेकर के मुझे बता रहे हैं ना, तो मैं वही बता रहा हूँ कि मैं एज ए पत्रकार मैं जो सोचता हूँ और जो मेरा आकलन है वो मैं बता रहा हूँ। मैं किसी पार्टी विशेष का प्रवक्ता नहीं हूँ जो मैं आपकी पार्टी के खिलाफ। सवाल नेताजी पे उठाया था। ठीक है, चले। अरे आपने भी तो सवाल उठाया ना, जवाब भी तो मिलेगा। नेहा जी कैसी बात कर रही है? मनीष अग्रवाल जी बहुत जल्दी से आपके पास में आ रहा हूँ। ठीक है, मैं बहुत जल्दी से आपके पास आ रहा हूँ। इंडिया गठबंधन को लेकर तमाम सारे प्रयास हुए, एकजुट जिसने किया वो तो चले गए एनडीए के साथ फिर से। अब उत्तर प्रदेश में अभी तक ये सहमति नहीं बन पा रही है। भले ही दिखावा कितना हो कि एक साथ हैं, लेकिन जो जमीन पर जो कागजी कार्रवाई में जो चीजें होनी चाहिए सेट, वो कहां हो पा रही है? मनीष अग्रवाल जी, क्या इसके पीछे का कारण आप देख रहे हैं? पराग जी, यही मुश्किल है कि विपक्ष जो है वो सुनना नहीं चाहता, आकलन नहीं करना चाहता। जैसे और लोग अभी बोल रहे थे, विपक्ष की रैली भी अमेठी और रायबरेली में हो रही है, जो पहले से कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। जो सीटें ये लोग हारे हैं, किन वोट प्रतिशत से हारे हैं, उसका कोई आकलन नहीं है। 19 तारीख को यूपी में जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने जा रही है, उसका जो अमाउंट सरकार कोट कर रही है, उतना अमाउंट तो इन्वेस्टर समिट्स में कहीं आता ही नहीं है निवेश के लिए, जितने का यूपी ग्राउंड ब्रेकिंग कर रहा है। तो उस माहौल को कैप्चर करने के लिए बीजेपी अपनी पूरी कोशिश कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी हर चीज में समय दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष के पास उसका कोई जवाब नहीं है। इन्हें वो जवाब तलाशने पड़ेंगे। इन पुराने मुद्दों को लेके ये 17 में गए थे, 22 में गए थे, अभी 5 राज्यों के चुनाव में गए थे, जिसमें भाजपा 3 राज्यों में बड़े बहुमत से जीती है। फिर भी ये उसका आकलन नहीं करते, बार बार वही मुद्दों को रिपीट करते हैं। जनता अब इन चीजों को नहीं समझना चाह रही है। धीरे धीरे जनता का मन बनता जा रहा है। उनको ये दिख रहा है कि कहाँ हमें गारंटी मिल रही है, कहाँ हमें स्टेबिलिटी मिल रही है, कहाँ हमें योजनाओं में डिलीवरी मिल रही है। ठीक है सर, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि अगर उन्होंने रोजगार नहीं दिया तो आप कैसे दो। ठीक है सर, बहुत जल्दी चूंकि अब समय की कमी है। डॉक्टर राजीव शर्मा, बहुत शॉर्ट में कमेंट चाहूंगा, आकलन की कितनी जरूरत पे? दो कारण बहुत मुख्तलिफ शब्दों में बता रहा हूं।
देखिए, किसान नेता एक डड्डेवाल हैं, वो कहते हैं कि मोदी का ग्राफ बहुत ऊंचा बढ़ता जा रहा है, उसको नीचे करना है। और ये सारे लोग जितने भी है वो किसान आंदोलन का जो चल रहा है उसका समर्थन कर रहे हैं। जब ये शब्द जाते हैं कि मोदी का ग्राफ नीचे करना है, तो इसका असर मासेस में नेगेटिव जाता है। तो ऐसे लोगों को, जो दूसरे विपक्ष के लोग हैं जो किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें इसकी भर्त्सना करनी चाहिए, क्योंकि किसान आंदोलन जो है वो किसानों की समस्या के लिए, किसी नेता का ग्राफ कम करने के लिए, व्यक्तिगत किसी नेता ग्राफ कम करने के लिए। ये ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर के मासेस जो है वो विपक्ष से दूर होती जा रही है, और विपक्ष के पास में कोई भी रोड मैप नहीं है, और दो लड़कों की जो जोड़ी है वो पहले फेल हो चुकी है। ठीक है राव साहब, बहुत शॉर्ट में कमेंट सर, बहुत बन के आ जाइए। नेहा जी आप ही के लिए बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। मैं एक बात बस कहना चाहूंगा। राहुल गांधी जी बनारस में हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर गए, यही 19 तारीख को जानते हैं क्या करना चाहिए इनको? मेरी राय है इन दोनों, अखिलेश यादव और राहुल गांधी को, कि जाए वहीं से अयोध्या राम मंदिर दर्शन कर लें। बीजेपी को एक मुद्दा जो उनका उठा रहे हैं अयोध्या दर्शन करने मानिए परिवार जाएंगे, राय दे रहा हूँ, आपको समय और तिथि बताने की जरूरत नहीं है। चलिए नेहा जी, फिर ये भी आंकड़ा दीजिए, ये भी इतिहास बताइए, समाजवादी पार्टी की या कांग्रेस पार्टी के कौन से बड़े नेता ने जाकर दर्शन कर लिए थे अयोध्या में? आप फिर से मैं बताती हूँ ना, तो फिर से आपके ऊपर आरोप लगेंगे। संक्षेप में एक फाइनल कमेंट, एक नेहा जी फाइनल कमेंट इसी मुद्दे पर चाहूंगा। राम मंदिर, मैं इसी मुद्दे पर, मैं राम मंदिर पर चर्चा कर ही नहीं रहा हूँ, चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेगी चर्चा। नेहा जी एक फाइनल कमेंट इसी मुद्दे पर, आप लोग एकजुट क्यों नहीं हो पा रहे हैं, बताइए। भारतीय जनता पार्टी नहीं बताएगी कि कब दर्शन करने जाए, कब समय और तिथि बताएगी नहीं, जब नेता चलिए ठीक है, अभी समय इतनी इजाजत दे रहा है मुझे, बहुत शुक्रिया। समय इतनी इजाजत दे रहा, बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र जी आपका, नेहा जी आपका, राव साहब आपका, मनीष जी आपका, राजीव शर्मा जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो बीजेपी का 2 दिन का ये राष्ट्रीय अधिवेशन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उधर पीडीए की बात करने वाली समाजवादी पार्टी क्या अपने नेताओं को मना पाएगी, क्या गठबंधन के साथियों को संतुष्ट कर पाएगी, ये उत्तर प्रदेश के लिहाज से सबसे अहम सवाल है। फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही। नमस्कार।